नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक्सप्लेन बाय कुश में और मेरा नाम है कुश पांडे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर सेकंड की और ये बेसिक चैप्टर्स हैं बिकॉज़ इस चैप्टर में भी आपको लगेगा आइडिया कि बैंक्स होते क्या हैं, इंडिया में कौन-कौन से टाइप्स के बैंक्स हैं और उनको कैसे याद रखना है, ठीक है? फर्स्ट क्लास का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन का जो पिन कमेंट होगा वहाँ पर आपको पहला वीडियो जो है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम बात करने आए हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अगर मैं सही में कहूँ तो आज हम बात करने आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग के बारे में। जो इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में हम खास तौर पे आज आपके सामने बात करने आए हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक इकोनॉमी में, हर एक कंट्री में एक ऐसा बैंक होता है या फिर मैं कहूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। चाहे लाइसेंसिंग हो, चाहे पेनल्टीज़ हो, चाहे गाइडलाइंस हो, चाहे ऑर्डर्स हो, चाहे उन बैंक्स को लेकर रूल्स हों, लॉज हों, उन सबको एक ऑर्गेनाइजेशन आपका देती है जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आरबीआई वो संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय बैंकिंग का रेगुलेटर है, विच इज़ द रेगुलेटर ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। उसी के अंडर दो तरह के बैंक को मैनेज करती है। एक होता है आपका स्केड्यूल्ड बैंक और दूसरा होता है आपका नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। कई लोग इसे शेड्यूल्ड बैंक भी कहते हैं, कई लोग इसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी कहते हैं। और उन्हीं बैंक्स के अंदर पूरा सिस्टम आपका जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम बेसिक में, बिकॉज जो अगला चैप्टर है दैट इज़ द आरबीआई एंड फंक्शंस, उसमें हम आरबीआई को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आज हम पहले जानते हैं आरबीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई को बनाया गया है अंडर दी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका अप्रैल 1935 को बना था और ये सेंट्रल बैंक आपका सरकारी बैंक बना था या सरकारी संस्था बना था जनवरी 1949 में। उससे पहले इसके हेडक्वार्टर्स जो थे वो आपके कोलकाता में थे और 1937 में हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई बदले गए और तब से लेकर अब तक मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो लगातार आपके वर्क कर रहे हैं। ये सेंट्रल ऑफिस है यहाँ उसका मुंबई में, जहाँ पर आरबीआई गवर्नर बैठते हैं और वहीं पर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट आपका किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कल के क्लास में, आरबीआई एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, लेकिन 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया और तब से लेकर अब तक आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इंडिया में बैंकिंग को और भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने का सबसे अहम रोल जो है वो प्ले करती है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई आरबीआई के बारे में। आरबीआई का और इतिहास क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब आप चलते हैं हमारे आरबीआई के अंडर जो बैंक्स आते हैं, जो क्लासिफिकेशन है बैंक्स का उनमें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो पहला बैंक है उसका नाम है स्केड्यूल्ड बैंक या फिर शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक होता क्या है? शेड्यूल्ड बैंक ऐसे बैंक्स हैं जिन्हें लिस्ट किया गया है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। इसके अंडर उन्हें शेड्यूल किया गया है, उसके अंदर उन्हें लिस्ट किया गया है। इन बैंक्स का जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल क्या होता है? इसका आसान वर्ड है शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर्स कैपिटल। कितना पैसा इस बैंक के शेयर धारकों ने दिया है? तो जो शेयर धारकों का पैसा है वो होना चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए, तभी उस बैंक को हम शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे। ये बैंक्स को इंटरेस्ट रेट भी लो रखने होते हैं क्योंकि आरबीआई का मेन मकसद है हर किसी को बैंकिंग पहुंचाना और इन बैंक्स को एक क्लियरिंग हाउस का मेंबर होना पड़ता है। क्लियरिंग हाउस ऐसे संगठन है जहां पर पेमेंट सेटलमेंट चलता है, जहां पर जो भी इंडिया में पेमेंट सेटलमेंट होते हैं बैंकिंग सिस्टम में, उसमें क्लियरिंग हाउस उन सेटलमेंट्स को, उन पेमेंट्स को क्लियर करता है, तभी जाकर वो पेमेंट आपका कंप्लीट माना जाता है। तो इन बैंक्स को इन क्लियरिंग हाउस का मेंबर होना भी ज़रूरी है। इंडिया में इस समय कुल मिलाकर 12 स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 22 स्केड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, करीब 11 स्केड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, 3 स्केड्यूल्ड पेमेंट बैंक्स हैं, 43 स्केड्यूल्ड आरआरबीज हैं और 46 इंडिया में स्केड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स हैं। तो चाहे बैंक किसी भी टाइप का हो, अगर वो लिस्ट किया गया है अंडर शेड्यूल 2E ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934,
तो वो एक शेड्यूल बैंक होगा जिन्हें आरबीआई के कई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और कई रूल्स को उनको मानना भी पड़ेगा। उन सारे बैंक को हम शेड्यूल बैंक का नाम देंगे। इसके ही एकदम उलट अगर कोई ऐसा बैंक है जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में या सेक्शन 2E जो है सेक्शन 2 शेड्यूल ई में नहीं आता है, उन्हें हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। इन बैंक्स के साथ एक अच्छी बात नहीं कहूँगा, एक लग्जरी है कि ये बैंक्स को आरबीआई के जो सारे रूल्स हैं उनको नहीं मानना होता है, लेकिन इनकी फिर आरबीआई कंप्लीटली हेल्प नहीं करता। आरबीआई अपने उन बैंक की हेल्प करेगा जो उस शेड्यूल में, उस लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। और ये जो बैंक हैं इन्हें ना तो कोई रिजर्व मेंटेन करना होता है आरबीआई के साथ, बल्कि खुद के साथ एक रिजर्व मेंटेन करना होता है ताकि अपनी सुरक्षा, अपने डिपॉजिट का प्रोटेक्शन ये कर पाए। इंडिया में इस समय ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो शेड्यूल्ड नहीं बन सकता। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ ऐसे बैंक हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, कुछ ऐसे बैंक हैं पेमेंट बैंक में, काफ़ी ऐसे बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में जो कि नॉन शेड्यूल्ड हैं, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू शेड्यूल, मतलब वो आगे चलकर वो भी शेड्यूल आपके हो सकते हैं। इंडिया में अगर एग्जाम्पल पूछा जाए नॉन शेड्यूल बैंक का तो एक ही एग्जाम्पल आपके सामने आएगा और वो है LAB, जहां पर LAB का फुल फॉर्म है लोकल एरिया बैंक्स। ये ऐसे बैंक्स हुआ करते थे जो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इन बैंक्स की ब्रांचेस थी, उससे बाहर इन बैंक्स का प्रिविलेंस नहीं था और ये जो बैंक्स थे ये उसी एरिया में अपना वर्क करते थे और उसी एरिया में ये लगातार अपने वर्क को देखते थे। आगे चलकर जब ये बैंक्स का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आया तो इन सारे बैंक्स को अब चेंज कर दिया गया है इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो जब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को तो हम डिस्कशन लोकल एरिया बैंक्स का भी वहां पर कर लेंगे। अब आते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स में। जब हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है कमर्शियल बैंक का। ठीक है, अब सवाल बनता है सर कमर्शियल बैंक होते क्या हैं? कमर्शियल बैंक आपके शेड्यूल भी हो सकते हैं या फिर नॉन शेड्यूल हो सकते हैं। अभी फिलहाल जो आखिरी बैंक था जो कि नॉन शेड्यूल था वो बैंक था आपका जम्मू कश्मीर बैंक, जो आज से करीब 4 से 5 साल पहले उस बैंक को भी अब शेड्यूल कर दिया गया। तो इंडिया में अब अगर मैं कहूँ आई कैन से सेफली दैट इंडिया में कोई भी इस समय अभी नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं है। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो शेड्यूल्ड बैंक होता है या नॉन शेड्यूल होता है, जिसे मेंशन किया गया है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 49। और ये ऐसे बैंक होते हैं जो बेसिक बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं मिनिमम। ये डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं सबको, ये सबको लोन देते हैं, यहाँ पर चेक की सुविधा है, यहाँ पर तमाम और सुविधाएं हैं जो सबके लिए अवेलेबल है। इनका कोई विशेष फोकस बैंकिंग में नहीं होता, इनका होता है बैंकिंग फॉर ऑल। अब कमर्शियल बैंक्स में कई टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन है पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक और फिर आपका फॉरेन बैंक्स। सबसे पहले आइए आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं ऐसे बैंक्स हैं जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर होल्डिंग है वो मिनिमम 51% है। ये मैं आपको करेक्शन कर दूं, अगर ऐसा कोई भी भारत के अंदर बैंक है जिसमें सरकार के शेयर्स 51% या उससे ज़्यादा हैं, उसे हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम देते हैं। और कंडीशन भी हुई है कि ये सारे बैंक्स को शेयर मार्केट में लिस्ट होना ज़रूरी है विद इन 3 years ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो जितने भी इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। शेयर मार्केट में लिस्ट होने का मतलब ये है कि पब्लिक उन कंपनीज में शेयर्स परचेज कर सकती है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं और उन सारे बैंक्स को लिस्ट किया गया है शेयर मार्केट में ताकि पब्लिक भी उनमें इन्वेस्ट कर पाए। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इस मूव के पीछे रीज़न ये है ताकि एक एग्जाम्पल दिखे दुनिया को कि हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज हम एक लिस्टेड कंपनी है और हमारे परफॉर्मेंस पर आप भरोसा कर सकते हैं और हम पे आप पैसा लगा सकते हैं। उन्हें कहा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। इंडिया में इस समय टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, इनमें 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और उनके साथ आपका SBI है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा, SBI आपका एक पब्लिक सेक्टर बैंक तो है लेकिन SBI आपका एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि SBI जब अक्वायर किया गया था, जब गवर्नमेंट ने उसको अपने अधीन किया था तो 93% शेयर्स गवर्नमेंट ने अपने पास रखे थे। 7% शेयर्स उसके उस समय भी
प्राइवेट सेक्टर के पास थे। लेकिन जब बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इनको जब अक्वायर किया गया, इनको किया गया या तो 1969 में पहले फेज में या 1980 में, दोनों ही फेजेस में इनको कंप्लीटली अक्वायर किया गया। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, ऐसा नहीं है या ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी इनमें गवर्नमेंट के 100% शेयर्स हों, नहीं, हो सकता है किसी में 63% हो, किसी में 59% हो, किसी में 70 हो, किसी में 52% हो, लेकिन एक कंडीशन कायम है कि इनमें गवर्नमेंट के मिनिमम शेयर्स जो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो 51% या उससे ज़्यादा के होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कमर्शियल बैंक जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर 51% या उससे ज़्यादा हैं, उसे कहा जाता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक। इनमें नेशनलाइज बैंक भी आते हैं जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था फर्स्ट फेज में 69 में, या सेकेंड फेज में 1980 में। इनमें एसबीआई भी आपका दोस्तों जो है वो आता है। इनफैक्ट अगर मैं और आसान कर दूं तो जिन जिन बैंक्स के लिए आप आईबीपीएस एग्जाम्स देते हैं सरकारी बैंक्स के लिए, वो सारे बैंक क्या हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी में आते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने ये बैंक्स दिए हुए हैं, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये टोटल आपके 12 बैंक्स आते हैं पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब प्राइवेट सेक्टर में और एक पब्लिक सेक्टर में अंतर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स निजी बैंक्स होते हैं जिनमें 51% या उससे अधिक शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के होते हैं और जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में होते हैं। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कोई भी बैंक, ऐसा कोई भी कमर्शियल बैंक जिसके अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट सेक्टर की मेजॉरिटी में है, 51% या उससे ज़्यादा है, साथ ही में उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। अगर मैं कहता कि ऐसा कोई बैंक जो भले प्राइवेट सेक्टर ओन करता है लेकिन उसके हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, तो उसे मैं फॉरेन सेक्टर बैंक कह सकता हूं, उसे मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है लेकिन हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक के हेडक्वार्टर्स लंदन यूके में है, तो एचएसबीसी जो है वो एक फॉरेन सेक्टर बैंक होगा, बिकॉज भले वो सरकारी हो वहां का या प्राइवेट हो वहां का, चूंकि उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर हैं तो उसे हम फॉरेन सेक्टर बैंक में कहेंगे, ना कि उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में। प्राइवेट सेक्टर बैंक में सिर्फ और सिर्फ वही बैंक आएगा जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया के अंडर है। ठीक है जी, तो ऐसा कोई बैंक इंडिया के अंडर जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का 51% या उससे अधिक का शेयर होल्डिंग है, उसे कहा जाता है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो इन बैंक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों बात है कि इन बैंक्स में आपका जो एक शेयर होल्डिंग है ना, वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर दो टाइप के बैंक आते हैं। एक आता है ओल्ड प्राइवेट बैंक और दूसरा आता है आपका न्यू प्राइवेट बैंक। ओल्ड प्राइवेट बैंक जिनकी स्थापना 1968 से पहले हुई होगी उन्हें कहा जाता है ओल्ड प्राइवेट बैंक। एग्जाम्पल के तौर पर कैथोलिक सीरियन बैंक, कर्नाटका बैंक, नैनीताल बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो है ना, ये सारे के सारे बैंक आपके क्या हैं? सारे के सारे बैंक आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक से ओल्ड। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1990s में हुई थी, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, ये सारे बैंक क्या हैं? न्यू बैंक हैं। इनके पीछे कहानी मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में कि जब भारत के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल आया था, जिसमें नरसिम्हन कमेटी ने एंडोर्स किया था, रिकमेंड किया था कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स को भी लाया जाए, तो उस समय न्यू एज प्राइवेट बैंक्स आए थे जो तकनीकी रूप से, जो इनोवेशन के मामले में पुराने बैंकों से और उस समय के वर्तमान बैंकों से बेटर थे। उन्हीं बैंक्स में आपके सारे बैंक आए थे और आगे चलकर इनमें और बैंक ऐड हुए, जैसे कि बंधन, आईडीएफसी, यस, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक भी आगे चलकर ऐड हुए। लेकिन चूंकि कंडीशन है कि इनका स्थापना, इनकी इस्टेब्लिशमेंट 1990s के बाद हुई है, तो इन बैंक्स को हमने क्या नाम दिया है?
प्राइवेट, न्यू एज प्राइवेट बैंक्स, और बाकी बैंक जो हैं धनलक्ष्मी बैंक, करूर वैश्य बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कैथलीन सीरियन बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक, ये सारे बैंक क्या हैं आपके ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में आते हैं। और इनका नंबर है इस समय, कितना नंबर है इनका शेड्यूल कैटेगरी में, कितना नंबर है प्राइवेट बैंक्स का, 22 यहाँ पर नंबर आपका होगा। फिर आते हैं दोस्तों फॉरेन सेक्टर बैंक्स। अब फॉरेन सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? फॉरेन बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जिन्होंने इंडिया में या तो अपना कोई ब्रांच खोला है, अपनी कोई सब्सिडियरी, अपनी कोई अनुषंगी ओपन की है, लेकिन उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया के बाहर है। हो सकता है वो उस बैंक सरकारी बैंक हो अपने देश का, लेकिन अगर उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर हैं और उसने अपनी ब्रांच या फिर अपना एक अलग इंडियन सब्सिडरी, इंडियन कंपनी ओपन की, इंडियन बैंक ओपन किया है, तो उस बैंक को हम फॉरेन बैंक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि HSBC, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर हैं, उन्हें फॉरेन बैंक्स कहा जाएगा। अब एक यहाँ पर आपका सवाल आएगा कि सर इन बैंक्स में और हमारे बैंकों में क्या अंतर है? देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे कि अभी आपने खबर सुनी होगी कि एक कनेडियन डिप्लोमेट को इंडिया से बोला गया आप जाइए, क्योंकि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ का जो मंत्रालय है, उसने एक इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर जाने को कहा है। इसे कहा जाता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो इंडिया में भी जो एक ट्रीटमेंट होगा एक फॉरेन बैंक को, वो इसी बेस पे होगा कि हमारे बैंक जब आपके देश में ओपन होते हैं तो आपने उन्हें क्या दर्जा दिया है, क्या आपने उन्हें अपने बैंक से बराबर दर्जा दिया है, या फिर उन्हें आपने एज अ डिफरेंट उनका क्लासिफिकेशन किया है, उनका स्ट्रक्चरिंग किया है। जैसा आप करेंगे वैसा ही हम करेंगे। एक तो ये। दूसरा, इंडिया में अगर एक फॉरेन बैंक को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो दो तरीके हैं, या तो ब्रांच मॉडल ले आए या फिर एक सब्सिडरी ओपन करें। जैसे कि इंडिया में जो HSBC है उसकी सब्सिडरी का नाम है HSBC इंडिया, ठीक है। इसका मतलब है उसने इंडियन बैंकिंग के लिए अलग से एक बैंक कंपनी ओपन की है। सिमिलरली एक कंपनी है, एक बैंक है मवजी। अब मवजी जो है वो एक जापानीज बैंक है, इसने अपनी ब्रांच ओपन की है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि इसका मॉडल का नाम है WOS मॉडल और इसका नाम है आपका ब्रांच मॉडल। WOS का फुल फॉर्म होता है होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब ये कंप्लीटली ओन की गई है बाय HSBC। तो या तो आप ब्रांच मॉडल के तौर पे जा सकते हो मवजी बैंक का, जिसने अपनी ही ब्रांच ओपन कर दी, या फिर अलग से एक इंडियन कंपनी बना सकते हो जो HSBC इंडिया ने अपने लिए बनाई है। तो दो कॉन्सेप्ट्स पर काम होता है फॉरेन बैंक्स का। पहला रेसिप्रोसिटी, जैसे को तैसा, जैसा ट्रीटमेंट हमारे बैंक को आप क्या मिलेगा वैसा ट्रीटमेंट आपके बैंक को हम अपने देश में देंगे। सिमिलरली सिंगल मोड प्रेजेंस, या तो ब्रांच मॉडल पे रहोगे आप, इंडिया में ब्रांचेस बनाओ, या फिर अलग से कंपनी बनाओ जो कि अपने फिर ब्रांचेस को एक्सटेंड करेगी, ठीक है जी। उस मॉडल पर आपका ये वर्क करता है। क्लियर है आपको? इसके अलावा जो दुनिया भर के ग्लोबल बैंकिंग नॉर्म्स हैं, बासेल नॉर्म्स, उनको अबाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मिनिमम कैपिटल है, चाहे वो, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ फॉरेन बैंक नहीं है, ये चीज़ अब हर बैंक के लिए, अगर कोई कमर्शियल बैंक है या फिर कोई फॉरेन बैंक जिसमें आता है, 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। फिर एक रेशियो है CRAR, इसको डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन इस रेशियो का बेसिक फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो। तो अगर कोई ऐसा फॉरेन बैंक है तो उसको जो भारत में रिस्क रेशियो है जिस पे वो ये मेजर करता है कितना रिस्क है उसके इन्वेस्टमेंट का, उसे कहते हैं CRAR। तो CRAR शुड बी 10% ऑफ द रिस्क। जो भी रिस्क है उसके असेट्स पर उसका 10% उसको कैपिटल मेंटेन करना होता है। ये फॉरेन बैंक्स के लिए है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, भारत में कुल मिलाकर ऐसे 9 सेक्टर्स हैं, 9 से 10 सेक्टर्स हैं जो जिनको सही समय पर और एडिक्वेट अमाउंट में पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिलता है। उन सेक्टर्स के लिए
अलग से आरबीआई कहता है कि आप अलग से पैसे रिजर्व रखिए और उन पैसों को उन पैसों को लोन के तौर पर उन सेक्टर्स को दीजिए। तो उसके लिए भी कहा गया है कि 40% टारगेट है आपका, 32% पहले है इनिशियली, आगे चलकर ब्रांचेस बढ़ेंगी तो अपनी टोटल लेंडिंग का 40% आपको इन्हीं सेक्टर्स को देना है, जिसमें एजुकेशन है, आगे डिस्कस करेंगे, एजुकेशन है, आपका आपका हाउसिंग क्रेडिट है, एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोशल इंफ्रा है, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जिनको इसमें ऐड किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स पे। देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन मकसद है मिलकर म्यूचुअली बैंकिंग करना। कोऑपरेटिव का मतलब होता है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस, आपसी सहभागिता, जहां पर लोग साथ में आएंगे और मिलकर वो लोग मुद्दों को रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मराठवाड़ा रीजन है, अब मराठवाड़ा रीजन में सूखा है और अब इस ड्रॉट से निपटारे के लिए एक कोऑपरेटिव बनता है जो कि लोन्स प्रोवाइड करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा फाइनेंशियल, जिससे कि पैसा मिलना आसान हो जाए और ड्रॉट की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। तो चाहे वो एकदम ही ग्रास रूट लेवल हो, एकदम ही बेसिक लेवल जैसे कि विलेज लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो या फिर मल्टीपल स्टेट्स में हो, खास तौर पे जो एग्रीकल्चर अलाइड प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर ऐसी संस्थाओं को बनाया जाता है। जिस संस्था का यूनिकनेस होता है कि जो लोग उनको बनाते हैं वो उसके मेंबर तो होते ही हैं, उसके ओनर तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसके अकाउंट होल्डर भी हो जाते हैं। मतलब वो लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा का सूखे का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का फ्लड का प्रॉब्लम हो, उड़ीसा का प्रॉब्लम हो, टाइफून्स का, तूफान का, उन बेसिस पर बनते हैं कोऑपरेटिव्स। अब जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे बैंकिंग कोऑपरेटिव्स के, जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जो कि उन चीज़ों के लिए लोन देते हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कोऑपरेटिव एक तरह से है वो आपका अमूल है, जो कि आनंद गुजरात में पाया जाता है, जहाँ से दूध अमूल पता ही होगा आपको, लेकिन वो एक नॉन बैंकिंग कोऑपरेटिव है। यहाँ जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव की तो हम एक बैंकिंग कोऑपरेटिव की बात करते हैं, जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लोगों से, लोन देता है लोगों को और तमाम तरह की वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज को वो करता है। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आरबीआई को बैंक्स बनाने हैं या अगर आरबीआई को बैंक का लाइसेंस देना है तो क्या वो एक ऐसे कोऑपरेटिव को लाइसेंस दे सकता है जिस पर ट्रस्ट, भरोसा लोगों का है, जो काफ़ी लंबे समय से लोगों की हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जानता है, फाइनेंशियल सर्विसेज को जानता है, क्या उसको मिल सकता है? बिल्कुल हाँ। तो भारत में ऐसे बैंक्स या ऐसे कोऑपरेटिव्स जिन्हें आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस दिया है, उन कोऑपरेटिव्स को हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत में ऐसी संस्थाएं होंगी जो कोऑपरेटिव हैं लेकिन वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, क्योंकि उनको आरबीआई ने बैंकिंग करने का मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, लोन देने का लाइसेंस नहीं दिया है। लेकिन ऐसे कोऑपरेटिव जिनको बैंक लाइसेंस मिला है आरबीआई द्वारा, उन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, बेसिक डिफरेंस कोऑपरेटिव बैंक में और कमर्शियल बैंक में ये रहता है, जनरली कमर्शियल बैंक्स का फोकस हर कोई है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स का फोकस विशेष सेक्टर हो सकता है या उस एरिया के लोग हो सकते हैं, डिपेंडिंग किस तरह का वो कोऑपरेटिव बैंक है, विलेज लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या अर्बन लेवल का है। डिपेंडिंग अपॉन दैट कोऑपरेटिव का जो कस्टमर है, उनका जो बैंकिंग का फोकस है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो सकता है, या फिर वो प्राथमिकता या प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दे सकते हैं। ठीक है जी। अब जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं तो इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स को उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिया जाता है अंडर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1966, इसके अंदर दिया जाता है पहला। और इसके लिए अलग से एक संगठन है, उसका नाम है RCS, जिसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये फुल फॉर्म है आपके आरसीएस का। तो आरसीएस मिलकर आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन देती है, लेकिन जो रेगुलेशन है वो आपका आरबीआई करता है अंडर दी आरबीआई एक्ट 1935 एंड बीआर एक्ट ऑफ 1949, उसके अंडर वो रेगुलेशन आपका जो है वो दोस्तों करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो अब जो उसका एक क्लासिफिकेशन है वो बहुत सिंपल हो गया है। अगर असेट साइज, देखिए पहला होगा आपका 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, सॉरी हाँ 100 करोड़ एक, 100 से 1000 करोड़ दो, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तीन, और अगर 10,000 करोड़ से ऊपर है तो चार टाइप होते हैं। अगर असेट साइज, जो भी उनका लोन का साइज है, अगर वो लोन का साइज 100 करोड़ तक है या 100 करोड़ तक है तो आपका टीयर 1, 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक है तो टीयर 2, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तो टीयर 3, और अगर 10,000 करोड़ से ऊपर उनका असेट साइज है लोन का साइज तो टीयर 4। तो वो होता है आपका अर्बन कोऑपरेटिव। रूरल कोऑपरेटिव में दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म जो कि माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, मतलब जो कि कस्टमर स्पेसिफिक काम करते हैं, कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। उनमें आपका होता है तीन टाइप, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो कि काम करते हैं आपके विलेज लेवल पे, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो काम करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट कोऑपरेटिव रूरल बैंक्स जो कि स्टेट लेवल में काम करते हैं। दूसरे होते हैं आपके लॉन्ग टर्म जो कि मैक्रो लेवल पे काम करते हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग में या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। उनमें पहला होता है SCRDB जिसका फुल फॉर्म है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। दूसरा है PCRDB जिसका फुल फॉर्म है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। फुल फॉर्म इन दोनों का पढ़ना जरूरी नहीं है, अभी तक एग्जाम में कहीं नहीं आया है तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन SCRDB काम करता है स्टेट लेवल पर और PCRDB काम करता है आपका प्राइम लेवल पर लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चरिंग आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स की दोस्तों हो जाती है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नया चेंज आया जो कि 1975 में आया, वो चेंज आया आपका RRB का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक्स। RRBs को बनाया गया है अंडर दी RRB एक्ट ऑफ 1976, उसके अंडर इन एक्ट्स को आपका बनाया, इन बैंक्स को बनाया गया है। इंडिया का जो पहला बैंक था वो था आपका प्रथमा RRB, और जो आपका प्रथमा RRB था, इस प्रथमा RRB को आपका सेटअप किया गया था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ सेटअप किया गया था? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इस बैंक को आपका सेटअप किया गया था। RRBs की बात करें तो RRB एक सोशल वेलफेयर बैंकिंग में कहूँगा, प्रॉफिट का फोकस है लेकिन मेन फोकस रूरल बैंकिंग को डेवलप करना है। इसीलिए तीन इसके साझेदार हैं, तीन इसके शेयर होल्डर्स हैं। 50% शेयर्स ओन करता है यूनियन गवर्नमेंट, 15% शेयर्स ओन करता है स्टेट गवर्नमेंट जहां पर वो RRB बना है, और 35% ओन करता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक जिसे उसका स्पॉन्सर बनाया गया है। स्पॉन्सर का मतलब है वो उसको एक्सपर्टीज देगा कि भाई बैंकिंग कैसे करो, साथ ही में वो उसको इन्वेस्टमेंट करेगा। 35% ऑफ द RRB शेयर वो जिम्मा भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक को दिया गया है। हर एक RRB का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक होगा जो उसको बैंकिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। उसी वजह से इन RRBs को यहाँ पर जो है वो आपका सेटअप किया गया है। ये चीज़ सबको क्लियर है, ये चीज़ सबको समझ में आ रही है? प्लीज़ ज़रा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन ये RRBs का मेन मकसद है जी। तो उस वजह से, और सिवरमन कमेटी ने इन्हें बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। इस कमेटी के पास जिम्मा है इस पूरी बैंकिंग को संभालने का। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबको क्या बात है? चलिए अब आते हैं दोस्तों पेमेंट बैंक्स पे और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे। आइए जरा इस पे आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझो ध्यान से, दो कमिटीज बनाई गई थी। एक कमिटी का नाम था नचिकेत मोर कमिटी, और एक कमिटी का नाम था
ऊषा थोराट कंपनी। ठीक है। नचिकेत मोर कमिटी ने रिकमेंड किए हैं पेमेंट बैंक्स को, और ऊषा थोराट कमिटी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंडिया में जो है वो रिकमेंड किए। ठीक है। अब ये जो दोनों बैंक हैं इन्हें मैं कहता हूं, इनफैक्ट आरबीआई भी कहता है, नीश बैंक्स। नीश बैंक्स क्यों? बिकॉज इनका, ये कमर्शियल बैंक तो हैं लेकिन इनका स्पेसिफिक पर्पस है। इनमें से एक बैंक का पर्पस है पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का सबको, जिनको पूरी बैंकिंग नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ पेमेंट चाहिए, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अकाउंट हो और मैं यूपीआई का यूज़ करके बैंकिंग कर पाऊँ, या फिर मैं उस अकाउंट का यूज़ करके कुछ पैसे जमा कर पाऊँ। दूसरा, बैंकिंग टू द अनसर्व्ड एंड द अंडरसर्व्ड सेक्टर। ऐसा समाज, ऐसा सोसाइटी का हिस्सा जिसे बैंकिंग या तो सर्व नहीं करता, जैसे कि अनएम्प्लॉयड लोगों को सर्व नहीं करता, बहुत ही निम्न वर्ग को जनरली बैंक सर्व नहीं करता, या फिर अंडर सर्व जैसे कि एमएसएमई का सेक्टर हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हुआ, इनको भी बहुत ज़्यादा बैंक सर्व नहीं करते। उन सेक्टर्स को इंक्लूड करना बैंकिंग में और उन पर फोकस करना। अब सेकेंड केस की अगर मैं पहले बात करूं तो यहां पर बहुत नहीं चाहिए पैसा लेकिन फिर भी उनको बैंकिंग देनी है। फर्स्ट केस की बात करें तो वहां पर रिटेल बैंकिंग फोकस रहेगा, ताकि डेली बेसिस पर जो खर्चे हैं, डेली जो फंड ट्रांसफर उनको कर सके। तो सेकेंड केस के लिए आपका बनाया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जो कि हर तरह की बैंकिंग देता है लिमिटेड रूप में। और पहले केस के लिए बनाया गया पेमेंट सर्विसेज के लिए पेमेंट बैंक, जो आपको एक डिमांड डिपॉजिट देते हैं जिसका यूज आप कर सकते हो अपने बेसिक पेमेंट्स के लिए। ना तो आपको वो लोन देता है, ना ही आपको वो टाइम डिपॉजिट देता है, ना ही आपको वो क्रेडिट कार्ड देता है, उसका वो पर्पस ही नहीं। हाँ, वो टाइप कर सकता है और बैंक्स के साथ और अलग अलग बैंक के साथ फॉर गिविंग दैट सर्विस, लेकिन उसका बेसिक जो प्रेमिस है वो पेमेंट सर्विसेज देने का, कोई और देने का नहीं है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर, तो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। पहला यहाँ पर आता है आपका पेमेंट बैंक, जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक का अकाउंट बैलेंस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हो। कितने रुपए तक का? 2 लाख का। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप कितने भी अमाउंट का डिपॉजिट, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, मतलब करंट सेविंग्स अकाउंट का हो, या फिर एफडी आरडी फिक्स डिपॉजिट करना हो या रिकरिंग करना हो, आपको हर महीने पैसे जमा करने हो, उनको एक टाइम तक इन्वेस्ट करना, वो कर सकते हो। पेमेंट बैंक सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये आपके हर तरह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों में रेमिटेंस पॉसिबल। रेमिटेंस क्या होता है? अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट, वो ट्रांसफर अलाउड है। पेमेंट बैंक जो है वो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके एटीएम कार्ड भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी आपके कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ऑफर आपका नहीं कर सकते। ठीक है। पेमेंट बैंक्स आपके म्यूचुअल फंड ऑफर कर सकते हैं, इंश्योरेंस ऑफर कर सकते हैं, ये सारे काम आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लोन भी ऑफर कर सकते हैं, मतलब अगर आपको लोन चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन चूंकि इनका मेन फोकस एमएसएमई सेक्टर है या वो अंडरसर्व्ड अनसर्व्ड सेक्टर है, तो अगर ये मान लेते हैं 100 लोन देते हैं, ठीक है, उनमें से 50% लोन जो ये देंगे, उनमें से हर एक लोन का अमाउंट 25 लाख से ऊपर का नहीं हो सकता, इतना ही होगा मैक्सिमम। मतलब 50% लोन्स जो देते हैं टोटल में, उनका अमाउंट 25 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, उससे उस अमाउंट से ऊपर लोन से जनरली ऑफर आपके नहीं करते हैं। ठीक है। एक और चीज, एक वर्ड आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। जनरली जब बैंक्स का रीच नहीं पहुंच पाता है अलग अलग एरियाज में, तो वो कुछ वॉलंटियर्स को या कुछ लोगों को वॉलंटियर के तौर पर, कंट्रैक्चुअल के तौर पर रखती है और उनके लोकेशंस पर उनको बोलती है आप जाइए और वहां पर माइक्रो एटीएम्स के माध्यम से उन लोगों को घर जाकर बैंकिंग दीजिए,
जहाँ पर बैंकिंग नहीं पहुँची, या फिर वो अलग अलग कंपनी से टाइप करती है, अलग अलग पेमेंट बैंक से टाइप करती है कि हमारे लिए बैंकिंग उन एरियाज में आप करिए। तो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का फंक्शन है टू प्रोवाइड बैंकिंग टू द रिमोट लोकेशंस, टू प्रोवाइड बैंकिंग टू फार फ्लंग एरियाज, टू एरिया जहां पर बैंकिंग नहीं होती है, ये फंक्शन पेमेंट बैंक कर सकता है। पेमेंट बैंक एक दूसरे कमर्शियल बैंक के लिए एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकता है, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास सब कुछ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपका नहीं बनता है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला काम नहीं करता, ये अपनी बैंकिंग ही करता है, कोई और बैंकिंग ये नहीं करता है। ठीक है जी। तो पेमेंट बैंक को बनाया नचिकेत मोर ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिकमेंड किया उषा थोराट कमिटी ने। इस समय 6 आपके सामने पेमेंट बैंक्स हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। और अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, तो आउ स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक पहले आपका लोकल एरिया बैंक था, अब बना स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल की फाइनेंस बैंक, इक्विटास ये सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यहाँ पर आते हैं। तो ये सारा आज का चैप्टर था। अब एक नया कंसेप्ट आया है, वो कंसेप्ट आया है नियो बैंक्स का। ठीक है, नियो बैंक्स का मेन फोकस है बैंकिंग प्रोवाइड करना और कस्टमर स्पेसिफिक बैंकिंग करना। हर तरह की बैंकिंग वो नहीं करता है, सिर्फ इसका एक्सेस इंटरनेट पे है, मोबाइल पे है। कई डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑफर करते हैं और स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर करते हैं बैंक कस्टमर्स को, जो जनरली आपके कन्वेंशनल बैंक्स नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर 811 कोटक, फिर आपका फैन पे, योडा, फिर आपका फी, योनो जो एसबीआई का एक ऐप है, या फिर आपका जुपिटर, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं नियो बैंक्स के, जो कि ना तो उनका कोई प्रेजेंस ऑफलाइन होता है, उनका प्रेजेंस ऑनलाइन होता है और उनको लाइसेंस भी नहीं मिलता बैंक का, वो सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग आपको देते हैं और कस्टमाइज बैंकिंग आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो न्यू एज बैंकिंग है, जो कि पेपरलेस है, जो कि ब्रांचलेस है, जो कि पार्शल बैंकिंग उनको लाइसेंस मिला है, जो कि हाइपर कस्टमाइज्ड बैंकिंग देते हैं आपको, आपकी सुविधा से आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि भाई आपको हम 15 डेज़ का लोन दे सकते हैं, 5 दिन का लोन दे सकते हैं, सैलरी आपकी नहीं आ रही है तो आपको हम 10 दिन का लोन दे दिया। अगेन ये चीज़ें बहुत ही एंटाइजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन इनमें पढ़ना नहीं है। उसके अलावा और तरह की बैंकिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में 1 साल तक पैसे जमा रखते हैं तो आपको मिलेगा 8% इंटरेस्ट रेट, या फिर अगर आपने 1 लाख रुपये से अधिक का अमाउंट रखा तो हम आपको देंगे 10% इंटरेस्ट रेट। ये सारे जो हाइपर कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज हैं, दोज दैट कैन डिफर फॉर एवरी पर्सन, एवरी कस्टमर, वो नियो बैंकिंग जो है वो आपका प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज का चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग या इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब हम आपसे मिलेंगे दोस्तों, ये चैप्टर जो थर्ड चैप्टर आरबीआई का है वो मिलेगा आपको मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे को, हाँ तो नॉट थर्सडे, फ्राइडे को, और फिर मंडे को हम कराएंगे आपको आरबीआई कराएंगे मंडे को आपको मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, रेगुलरली 12 नून का टाइम फिक्स कर लेना है। ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन आपका बैंकिंग कंसेप्ट होगा, एक दिन आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा। ऐसे ही हम लगातार सेशंस को लाते रहेंगे, बस आपको लगातार बने रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल। Thank you so much and take care. Do not forget to like the video, share the video. Do not forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you so much everyone and take care. Bye bye guys.